नज़ीर अकबराबादी पर कुछ बात अगर करनी है तो सबसे पहले तो ये समझना होगा कि हम किसी और के साथ उनको रख के बात नहीं कर सकते हैं, किसी और से उनकी मिसाल दे के बात नहीं कर सकते हैं। नज़ीर की बात नज़ीरी से शुरू होती है और नज़ीर पर ही ख़त्म हो जाती है। और मैं तो जब भी नज़ीर को देखता हूँ या उनको पढ़ता हूँ या उनके बारे में गौर करता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे कि किसी समुंदर में, बीच समुंदर में एक टापू होता है जहाँ चारों तरफ आपको पानी दिखाई दे और बीच में सिर्फ थोड़ी दूर के लिए थोड़ा सा एक इलाका हो जो उभरा हुआ हो और ज़मीन की तरह आपको वहाँ दिखे। ना उनके पहले और ना बहुत दिनों के बाद तक कोई ऐसा शायर दिखाई नहीं देता है जिसने नज़ीर की तरह शायरी की हो या नज़ीर ने जिसकी तरह शायरी की हो। थोड़ी बहुत अगर हम कहीं से कुछ मिसाल ले भी सकते हैं तो शायद अमीर खुसरो का कुछ असर उनके ऊपर हम ट्रेस कर सकते हैं। दिक्कत यह है कि अमीर खुसरो की चीज़ें आज बहुत कम मिलती हैं, नहीं के बराबर मिलती हैं, इसलिए हम यकीन से नहीं कर सकते हैं। लेकिन और कोई उस बीच में उस 300-400 साल तक पहले तक कहीं कोई दिखाई नहीं देता है जिसने नज़ीर की तरह शायरी की हो। और नज़ीर को इसकी तहरीक कैसे मिली, नज़ीर ने शुरुआत कैसे की, कौन सी चीज़ें थी, इस पर काफ़ी वक्त चाहिए और काफ़ी, लेकिन इतना कहना ज़रूर है कि नज़ीर अकबराबादी पेशे से टीचर थे, ट्यूटर थे, पढ़ाते थे, मुअल्लिम थे। आगरा में बड़े बड़े लोगों के बच्चों को उन्होंने पढ़ाया और पढ़ाने के लिए ही जाने जाते थे। यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर हम नज़ीर की ज़बान पे बहुत बात होती है, नज़ीर के डिक्शन पे बात होती है, स्टाइल पे बात होती है, उनकी सिंप्लिसिटी पर बात होती है, तो ये नहीं समझना चाहिए कि चूँकि कम पढ़े लिखे थे, मामूली जानकारी थी इसलिए ज़बान जानते नहीं थे, अरबी फ़ारसी जानते नहीं थे, इसलिए सिंपल ज़बान में उर्दू में शायरी कर रहे थे, उर्दू भी सिंपलेस्ट उर्दू में शायरी कर रहे थे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अरबी फ़ारसी जानते हुए, अच्छी खासी अरबी फ़ारसी जानते हुए उन्होंने जिस ज़बान का इस्तेमाल किया और जिन मौज़ूआत का, जिन टॉपिक्स का, जिन विषयों का इस्तेमाल किया, उसमें एक बड़ा रोल इस बात का है कि नज़ीर का लगभग पूरा दिन लोगों के बीच में गुज़रता था। घर से निकलते थे, कहीं पढ़ाने जा रहे होते थे तो बाज़ार से होके जाते थे, फिर कहीं वहाँ से किसी और जगह जाते थे और पूरा वक्त उस बीच का जो है उनका वो मार्केट में लोगों के बीच, आम लोगों के बीच, दुकानदारों के बीच, ख़रीदारों के बीच, मिलने जुलने वालों के बीच गुज़रता था। बहुत बड़ा सर्किल था। ये बड़ा सर्किल हमको उनकी शायरी में दिखाई देता है, जो उनकी शायरी के कैनवास को बहुत बड़ा कर देता है। अगर आप नज़ीर की नज़मों के मौजू को देखिए, कुछ नज़मों को देखिए, जैसे उनकी नज़में हैं, मैं कुछ के नाम लेता हूँ, जैसे नारंगी, तिल के लड्डू, पंखा, कोरा बर्तन, आगरे की ककड़ी। ये मौज़ूआत ऐसे थे जिनका तस्वुर नज़ीर से पहले उर्दू शायरी में किया ही नहीं जा सकता था कि तरबूज पर कोई नज़म लिखी जाए, कोरे बर्तन, वाह क्या बात कोरे बर्तन की। ये तभी हो सकता है जब कोरा बर्तन जो बेच रहा है, मिट्टी का बर्तन जो बेच रहा है, उसके साथ उनके ताल्लुकात हों, उससे उनकी बातचीत होती हो, वो उनके साथ फेमिलियर हो, तभी होता है। तरबूज और ककड़ी पे नज़में लिखना उस ज़माने का नहीं, उसके पहले का भी और उसके बहुत बाद तक भी ये ट्रेंड नहीं बना था कि इस तरह के टॉपिक्स पर शायरी हो सकती है। तो अगर अब देखिए तो उनके नज़मों, मैं सिर्फ टॉपिक्स बता रहा हूँ इसलिए कि अगर उस पर बात करें तो ज़ाहिर है बहुत बात लंबी हो जाएगी। कबूतरबाजी, बुलबुलों की लड़ाई, रीछ का बच्चा, गिलहरी का बच्चा, इस तरह की नज़में नज़ीर ने कहीं। अकबराबाद यानी आगरा पर नज़म लिखी, राखी पर नज़म लिखी, बसंत पर नज़म लिखी, आगरे की तैराकी पर नज़म लिखी, बलदेव जी का मेला है उस पर नज़म लिखी। तो ये सब बताता है कि ये कमरे में बैठ के लिखी हुई नज़में नहीं हैं और कमरे में बैठे हुए लोगों के लिए भी नहीं है। जो लोग इजी चेयर से बैठ के और दीवान खाने में बैठ के शायरी करते थे और शायरी एक दूसरे को सुनाते थे, वो ना ऐसे टॉपिक्स, ऐसे मौज़ूआत को सोच सकते थे, ना इन टॉपिक्स पर शायरी वो सुन सकते थे।
उनके लिए शायरी एक बहुत ही अलग किस्म की, ख़याली किस्म की चीज़ थी, जो बिल्कुल आसमान से उतरते थे और सुनने वाले भी आसमान पर ही जाके सुनते थे उसको। ये जो ज़मीन की शायरी थी, इस शायरी की मिसाल नज़ीर से पहले हमको नहीं मिलती है, वाज़ेह तौर पर नहीं मिलती है। कहीं कोई इशारे खोज के ले आए, तलाश करके ले आए कि हाँ छिटपुट कहीं पर है तो मुमकिन है, लेकिन बाज़ाब्ता नज़ीर की पूरी ज़िंदगी इसी तरह की शायरी में गुज़र गई। अगर आप उनको देखिए कि किस तरह से उन्होंने इन चीज़ों को पेश किया है, तो अजीब हैरत होती है, खुशी होती है और ताज्जुब होता है कि भाई कैसे सोचा गया कि ये मौज़ूआत लिए जा सकते हैं, ज़िंदगी के बिल्कुल सामने के मौज़ूआत उठाए। और सबसे बड़ी बात ये कि जैसे हम कहते हैं कि उर्दू अफ़साने में तरक्की पसंद तहरीक से और प्रेमचंद से आम आदमी कहानी में शामिल हुआ, तो उससे बहुत पहले प्रेमचंद और दूसरे लोगों से बहुत पहले नज़ीर का ज़माना 1735 से 1830 के बीच का माना जाता है। तो लगभग 100 साल पहले से नज़ीर अकबराबादी ने आम आदमी को शायरी में शामिल कर लिया था। ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है उर्दू शायरी का के लिए नज़ीर का, कि उन्होंने आम आदमी को शामिल किया, उसके मसाइल को शामिल किया, उसकी परेशानियों को शामिल किया, उसकी खुशियों को भी शामिल किया, उसके त्यौहार को भी शामिल किया। वो रोज़ उसको क्या देखना पड़ता है। अब बरसात पे आपको उर्दू शायरी में बहुत सी मिसालें अच्छी शायरी की मिल जाएंगी, खूबसूरत अशार मिल जाएंगे, लेकिन बरसात और फिसलन पर और बरसात और उमस पर कोई नज़्म, कोई शेर हमको नहीं लगता है कि उर्दू शायरी में नज़ीर से पहले मिलेगा। और मैं यकीन से कह सकता हूँ, जहाँ तक मेरा मुताला, मैंने नहीं देखा है। तो ये, और जबकि ये सच्चाई है, बरसात थोड़ी देर के लिए बहुत अच्छी हो सकती है, और बल्कि उनके लिए अच्छी हो सकती है जो ऊंचे मकानों में बैठे हुए अपने खिड़कियों से या अपने बालकनी से बरसात का नज़ारा कर रहे हैं। लेकिन जिसको बरसात फेस करनी पड़ती है, जिसको कच्चे मकानों में, फूस के मकानों में बरसात को फेस करना होता है, उनके लिए बरसात कितनी मुश्किल है, वो बरसात को कैसे एंजॉय करते हैं और कैसे कर सकते हैं, ये सोचना नज़ीर की नज़्में पढ़ के ही समझ में आता है कि एक आदमी पूरी दुनिया से बचा के आया और अपने घर के सहन में आके फिसल गया। ये बात वही कर सकता है जिसने देखा हो आँख से, जिसने महसूस किया हो, जिसको कहते हैं भोगा हो। ये जो सच्चाई है, ये सच्चाई नज़ीर से पहले किसी के यहाँ नज़र नहीं आती है। गुरबत का जो नक्शा नज़ीर ने अपने यहाँ पेश किया, जो आज तक सच्चा है, वो नक्शा बदला नहीं है। जैसे हम कहते हैं कि प्रेमचंद की कहानियों के किरदार भले ही बदल गए हैं, लेकिन कहानियाँ बिल्कुल आज भी ज़िंदा हैं, वैसे ही नज़ीर की नज़मों के जो किरदार हैं और जो नज़मों की जो उनके मौज़ूआत हैं, वो आज भी वैसे ही हैं। आज भी बस्तियों में चले जाइए, बरसात में और जाड़े में और गर्मी में, हर मौसम में अपनी अपनी परेशानियां हैं और उनको वो झेल रहे हैं लोग। और इसकी आपको अगर लिखी हुई शक्ल देखनी हो, बेहतरीन, खूबसूरत, अच्छी, टू द पॉइंट, तो आपको नज़ीर की नज़में पढ़नी होंगी, जिसमें वो मुफलिसी पर बात करते हैं, वो पैसे पर बात करते हैं, कौड़ी भी एक ज़माने का सिक्का था, कौड़ी की बात करते हैं। उसमें ख़ास करके अगर रोटियों का जिक्र किया जाए, जो रोटियां उनके, या रोटीनामा या रोटियां, दोनों नाम से वो नज़्म जानी जाती है, उसकी बात करें तो उसकी मिसाल उर्दू शायरी में ना उसके पहले कोई मिलती है, ना उसके बाद कोई मिलती है। एक रोटी यानी खाना, पेट भरने के लिए जो चीज़ होती है, वो कितनी अहम होती है, उसके लिए आदमी क्या क्या करता है, ये मेरा ख़्याल है कि उससे पहले, उसके बाद, आज तक उससे अच्छे तरीक़े से और बिल्कुल आम, साफ़ सुथरे, बिल्कुल रोज़मर्रा की बातचीत के लहजे में जो उन्होंने कह दिया, इतनी गाढ़ी बातें, इतनी बहुत मुश्किल है किसी के लिए भी कि वो इस तरह से कह पाए। जब आदमी के पेट में आती है रोटियां, जब आदमी के पेट में आती है रोटियां, फूली नहीं बदन में समाती है रोटियां, फूली नहीं बदन में समाती है रोटियां।
मैंने कुछ नज़मों का तज़किरा किया था। अब देखिए उन नज़मों से मैं सिर्फ़ एक एक शेर या एक एक मिसरा पढ़ता हूँ। वो मिसरे हैं जो बार बार दोहराए जाते हैं, तरजीह बंद या टेप का बंद जिसको कहते हैं, टेप का मिसरा कहते हैं। ये मिसरे नज़्म में बार बार दोहराए जाते हैं। हर 4 मिसरे के बाद ये मिसरा या ये शेर आता है। इससे अंदाज़ हो जाता है कि आप वो नज़्म उसका मिजाज क्या है। देखिए मैंने कौड़ी की बात की थी, तो उसके जो कौड़ी नामा करके नज़्म है उसमें है कि कौड़ी के सब जहान में नक्शो नगीन है। कौड़ी के सब जहान में नक्शो नगीन है, और कौड़ी न हो तो कौड़ी के फिर 3 है। अगर पास में पैसा नहीं है, कौड़ी नहीं है, तो आप कौड़ी के 3 हैं, आपकी कोई कीमत नहीं है। और ये 4 मिसरे के बाद ये रिपीट हो रहा है। पैसा नामा करके जो एक उनकी नज़्म है, पैसा ही रंग रूप है, पैसा ही माल है, ये मिसरा बार बार दोहराया जाता है। रुपए पर एक नज़्म है, उसमें भी दुनिया में अजब रूप झलकता है रुपए का, ये मिसरा बार बार दोहराया जाता है। एक ज़र भी पैसे ही को कहते हैं, सोने को या पैसे को ज़र कहते हैं। तो ज़र पर जो एक नज़्म है उनकी, तवील नज़्म है, ये सब नज़में तवील हैं, कि जो है सो हो रहा है सदा मुब्तलाए ज़र, जो है सो हो रहा है सदा मुब्तलाए ज़र, हर एक यही पुकारे है दिन रात हाय ज़र। ये जो मिजाज, ये मैंने कुछ मिसालें दी हैं, 2-3 और दे रहा हूँ। ये सिर्फ ये मिसालें हैं, इतना ही नहीं है, ये थोड़ा सा निकाला हुआ है उसमें से। अब देखिए बहुत मशहूर नज़्म है जो मुफलिसी के नाम से, कि जब आदमी के हाल पे आती है मुफलिसी, किस किस तरह से उसको रुलाती है मुफलिसी, और प्यासा तमाम रोज़ बिठाती है मुफलिसी, और भूखा तमाम रात जगाती है मुफलिसी। मुफलिसी से ही जुड़ा हुआ जो एक लफ्ज़ है वो है आटा दाल। आटा दाल का भाव मालूम होना। देखिए कि सबके दिल को फ़िक्र है दिन रात आटे दाल की। हर 4 मिसरों के बाद, 4 लाइनों के बाद ये मिसरा दोहराया जाता है कि सबके दिल को फ़िक्र है दिन रात आटे दाल की। ये शायरी कहाँ हुई थी? ये शायरी कभी नहीं हुई थी, उसके पहले कभी नहीं हुई थी। यारो कुछ अपने फ़िक्र करो आटे दाल की, हर थोड़ी देर के बाद ये मिसरा आता है कि यारो कुछ अपने फ़िक्र करो आटे दाल की। एक और जो उन्होंने रोटी या चपाती में को सेंटर में रख के जो नज़्म, तवील नज़्म है ये भी, जो कही है कि 2 चपाती के वरक़ में सब वरक़ रोशन हुए, और एक रकाबी में हमें 14 तबक़ रोशन हुए। एक रकाबी में हमें 14 तबक़ रोशन हुए। और एक और नज़्म का एक मिसरा देखिए कि जो है सो हो रहा है फ़िदा पेट के लिए। ये बात आज तक कही जा रही है, ये बातें आज भी कही जा रही हैं, और ये बातें आज से इतने साल पहले नज़ीर ने महसूस की, और उसको इस अच्छे तरीक़े से कहा कि शायद एलीट क्लास ने जो अपर क्लास की सोसाइटी थी उसने तो शायद इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जो बड़ा तबका था, जो कम से कम आगरे का जो बड़ा तबका था, जो लोअर क्लास था, वहाँ तो मुझे यकीन है कि ये नज़में घर घर में सुनी जाती होंगी, गाई जाती होंगी, पढ़ी जाती होंगी, और इन्हीं वजहों से नज़ीर को अवामी शायर का जो ख़िताब मिला, ना उनके पहले किसी को मिला, ना उनके बाद किसी को मिला। अगर हम ज़बान की बात करें तो जैसा मैंने पहले भी ज़िक्र किया कि नज़ीर ज़बान के मामले में बहुत रिच थे और ज़बान के मामले में बहुत जानकार थे। उसके बावजूद जो ज़बान उन्हें इस्तेमाल की है उसमें वही ज़बान बिल्कुल इस्तेमाल की है जो ज़बान बोलचाल की थी उस ज़माने की। हो सकता है कि आज हमको लगे कि वो थोड़ी सी नामानूस है, थोड़ी सी अलग है जो हम बोलते हैं, इसलिए कि ज़बान इतने दिनों में भी बदल चुकी है। लेकिन ये यकीन मानिए कि जो उस ज़माने की बोलचाल की ज़बान थी, मार्केट की ज़बान थी, बिल्कुल वही ज़बान उन्होंने ज़्यादातर नज़्मों में इस्तेमाल की है। गज़लों में थोड़ा बहुत उन्होंने छूट ली है, गज़लों में थोड़ा सा ज़बान थोड़ी सी अलग हुई है, पूरी सब जगह नहीं, कुछ गज़लों में थोड़ी सी अलग हुई है। गज़लें भी उन्होंने बहुत कही हैं, गज़लें भी तकरीबन 500 के आसपास गज़लें उनकी होंगी और 250 के आसपास नज़में होंगी। ये बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है उर्दू शायरी का, और ये पूरा ज़ख़ीरा बिल्कुल अलग है। तो ज़बान में उन्होंने ब्रज भाषा इस्तेमाल की है, पंजाबी इस्तेमाल की है, अरबी फ़ारसी तो की ही है,
और भी वहाँ की जो आसपास की जो बोलियां हैं उन बोलियों के अल्फाज को इस्तेमाल किया है। और बहुत से अल्फाज तो ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने ख़ुद ईजाद किए हैं ज़रूरत के हिसाब से। उसके वो एक अलग बातचीत का मौजू है जिस पर बातचीत की जानी चाहिए, कभी मौका मिला तो उस पर भी बातचीत होगी। लेकिन उनका कमाल ये है कि बहुत ही मुश्किल टॉपिक्स को, जिसको कहने में बड़ा वक्त लगता है और बड़ा दिमाग लोगों का लगता है कहने में, उसको वो इतनी आसानी से कह जाते हैं कि आपको हैरत होती है। जैसे एक नज़्म है, बहुत मशहूर नज़्म उनकी है, उसका जो टेप का बंद का शेर है वो देखिए और उस महसूस कीजिए कि उन्होंने कहा है कि जो खुशामद करे खल्क़ उससे सदा राज़ी है। जो खुशामद करे खल्क़ उससे सदा राज़ी है। सच तो ये है कि खुशामद से खुदा राज़ी है। अब ये बात आज कहने के लिए हिम्मत चाहिए, और इतने आसानी से, इतनी सादगी से, इतने सीधेपन से अगर कह दिया कि बग़ैर खुशामद के काम नहीं चलता है, चाहे दौर बादशाहों का हो, चाहे दौर आज के पॉलिटिशियंस का और लोकतंत्र का हो, तो ये जो सादगी, ये जो सिंप्लिसिटी है, बातों को बग़ैर पेचीदा किए हुए, बग़ैर उलझाए हुए, साफ़ सुथरे तरीक़े से ऐसे ढंग से कह देना कि जो सुने समझ जाए, और जो भी सुने उसको इसकी ज़रूरत नहीं पड़े कि इसको समझने के लिए किसके पास जाएं, इसको समझने के लिए किस किताब को देखें, कहाँ से इसका मानी जाने। कहीं किसी टीका टिप्पणी, शरह, तशरीह, तफसीर, एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। बस सुनिए, समझिए, एंजॉय कीजिए। जैसे लोक कलाएँ होती हैं, लोक गायन होता है, वह कि एक लोक गायक गा रहा होता है, सब उसको उसी समय सुनते हैं, उस साथ साथ एंजॉय करते हैं। ठीक उसी तरह से ये उर्दू की लोक शायरी है जो नज़ीर ने की, और यही नज़ीर की खूबी है, यही नज़ीर की स्पेशलिटी है, विशेषता है, जिसकी वजह से नज़ीर ज़िंदा हैं और हमारे अदब की, उर्दू की, हिंदुस्तान की, हिंदुस्तानियत की तारीख़ में उर्दू का शायर कहना तो शायद इसलिए भी सही नहीं है कि जब नज़ीर शायरी कर रहे थे उस वक्त तक उर्दू नाम नहीं पड़ा था इस ज़बान का। हिंदी, हिंदवी वगैरह हिंदुस्तानी कहलाती थी, उर्दू का नाम बाद में पड़ा, अंग्रेज़ों के वक्त में पड़ा। तो ये हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियत के अलमबरदार, आवाम के अलमबरदार, और शायरी में अपना एक अलग मकाम रखने वाले, इतना अलग मकाम कि उस ज़माने के लोगों ने उनको शायरों ने शायर मानने से इनकार कर दिया था। शायरी के जो तज़किरे लिखे जाते थे उसमें भी उनका नाम बहुत ही जिसको डेरोगेटरी कहते हैं, वो उस तरह से बयान होता था कि अरे ये शायर क्या है, ये तो बस बाज़ारी किस्म की शायरी करते हैं। हालांकि यही बाज़ारी शायरी आज उर्दू शायरी के सर का ताज है। जैसे आगरे का ताजमहल हिंदुस्तान के सर का ताज है, वैसे ही आगरे के नज़ीर अकबराबादी उर्दू शायरी के सर का ताज है।